देखो तो हमारे पास क्वेश्चन है पार्टिकल ऑफ मास एम। पार्टिकल है, यहाँ फिगर हमने दिखा है जिसका मास एम है। रोटेट इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में इसमें रोटेट कर रहा है। इस तरह से देखो पेन से हमने दिखा है, इस पाथ में या जो है रोटेट कर रहा है। ठीक है। जिसका रेडियस दिया हुआ है, इसका रेडियस, ये टोटल स्फीयर का रेडियस क्या है, आर है। ठीक है। और ये जो है एच हाइट नीचे जो पार्टिकल है, ये हेमिस्फेयर के एच हाइट नीचे एक सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है ना। अब हमको निकालना है इसका टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, मतलब इस रोटेशन का टाइम पीरियड हमको निकालना है। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एपीडी ड्रॉ करते हैं। कैसे करते हैं देखो, बहुत सिंपल है। यहाँ ये बॉडी कांटेक्ट में है इस स्फीयर के, तो कांटेक्ट फोर्स लगेगा, है ना। तो कांटेक्ट फोर्स हमारा लगेगा, ये रहा कांटेक्ट फोर्स एन। एन हमारा यहाँ कांटेक्ट फोर्स लगा। हम इसको चाहें तो थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे। एन कांटेक्ट फोर्स लगाया, ठीक है। अब इसके साथ ही ये जो है, ये एंगल थीटा है, तो एक लाइन खींचते हैं इसके बिल्कुल पैरेलल। ये थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। ये थीटा है तो थीटा हो जाएगा। तो एन जिस लाइन के साथ एंगल बनाएगा, मतलब ये जो लाइन होगा ये हो जाएगा एन कॉस थीटा। हम लोग वेक्टर में पढ़े हैं कि अगर कोई वेक्टर ए है, एंगल थीटा है, तो वेक्टर जिस लाइन के साथ एंगल बनाएगा वह कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, और इसके परपेंडिकुलर जो होगा वह साइन कंपोनेंट होगा, ये साइन थीटा। ठीक है ना। इधर हो जाएगा ए कॉस थीटा, इधर ए साइन थीटा। यही कंसेप्ट यहाँ यूज करना है। एन इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है, एन कॉस थीटा, और एक कॉस वाली लाइन जब हमको पता हो गया तो इसके परपेंडिकुलर ए वाली लाइन जो कॉस के परपेंडिकुलर है, ये हो जाएगा एन साइन थीटा। एन कॉस थीटा एन साइन थीटा, है ना। अब हमारे पास क्या है, एन साइन थीटा, और ये यहाँ इस कर रहा है, ये बॉडी जो है पार्टिकल इसका मास में सर्कल में मूव कर रहा है, तो इसका कुछ रेडियस रहा होगा, हम इसको आर मान लेते हैं। क्या मान लिए, आर। और इसका कुछ सेंटर रहा होगा हेमिस्फीयर का, सॉरी सेंटर रेडियस रहा होगा, इसको अपन ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कैपिटल आर दिया। तो अब हमारे पास क्या है, समझना है कि यहाँ जो हमारे पास आया एन साइन थीटा, एन साइन थीटा सेंटर की ओर होगा, और सेंटर की ओर सेंट्रिपिटल फोर्स लगता है, तो हम लोग लिख सकते हैं एफ सी इजकल टू एन साइन थीटा। एफ सी को लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये जो रेडियस है ना, इजकल टू एन साइन थीटा। एक तो एक क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। साथ ही साथ इस पर वेट लग रहा होगा, वेट क्या लगेगा, एम जी, और वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, तो यहाँ एन कॉस थीटा एम जी के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एम जी इजकल टू एन कॉस थीटा। इक्वेशन सेकंड हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड जब हमको पता हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट बाई सेकंड कर देते हैं, फर्स्ट बाई सेकंड। नेक्स्ट पेज में देखते हैं, यहाँ लिख सकते हैं फर्स्ट बाई सेकंड जब हमने किया तो हो जाएगा एन, फर्स्ट में क्या एन साइन थीटा, तो मैं लिख लेते हैं एन साइन थीटा अपॉन, ये हो जाएगा एन कॉस थीटा, तो हो जाएगा एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एन साइन थीटा की जगह पर होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन एन कॉस थीटा की जगह होगा एम जी। तो एम और एम तो कैंसिल हो जाएगा, एन और एन कैंसिल, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी। तो यहाँ से हम ओमेगा निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, ओमेगा। तो ओमेगा निकाल लेते हैं, तो नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं फिर देखते हैं। तो यहाँ जो आएगा ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी इजकल टू टेन थीटा
तो यहाँ से हम लोग ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू जी अपॉन आर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू जी अपॉन आर इंटू टेन थीटा का रूट। तो यहाँ आ जाएगा हमारा जी अपॉन आर इंटू टेन थीटा का रूट। यदि टेन थीटा हमें पता हो जाए, देखो कैसे पता करेंगे, हमने अभी इस फिगर को ड्रॉ कर लेनी है। तो भाई देखो यहाँ जो था कुछ इस तरह का सिचुएशन है, एक कैपिटल आर है, यह स्मॉल आर यहाँ से यहाँ तक, और यह एच, और ये है एंगल थीटा। तो टेन थीटा निकालना हो तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर आर अपॉन एच। ठीक है ना, आर अपॉन एच। तो टेन थीटा यहाँ रख लेते हैं जी अपॉन आर, और टेन थीटा का वैल्यू आया आर अपॉन एच। ये तो रूट में रहेगा, तो भाई आर और आर तो कैंसिल हो जाएगा, तो जी अपॉन एच आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जी अपॉन एच। तो ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा जी अपॉन एच। तो ओमेगा हमको पता हो गया जी अपॉन एच। अब देखो, जब ओमेगा हमको पता हो गया तो हम टेन थीटा सॉरी टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। क्यों? ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई/t इक्वल टू ओमेगा। ठीक है ना, क्लियर है? नहीं, इसको 2 पाई n लिखेंगे, सॉरी करेक्ट कर लें, इसको लिख सकते हैं 2 पाई n, है ना। तो n क्या फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो 2 पाई/t, ठीक तो था 2 पाई/t इक्वल टू ओमेगा, है ना। तो t इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है, t इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। ठीक है ना, t इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई n हो गया, n की जगह 1/2, ओमेगा t इक्वल टू 2 पाई, तो t इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा, t इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा। ठीक है, अब देखो 2 पाई और ओमेगा का वैल्यू यहाँ निकाले अपन g/h। इसको नेक्स्ट पेज में लेके जाना होगा तब क्लियर आएगा, ऐसा करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो t इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा, तो 2 पाई और ओमेगा का वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया g/h का रूट। तो ये तो ऊपर चला जाएगा, तो जाएगा 2 पाई h/g का रूट, ये आ जाएगा टाइम पीरियड ये। अब h का वैल्यू हम चाहे तो निकाल सकते हैं, कैसे देखो, h का वैल्यू यहाँ निकाल सकते हैं। h का वैल्यू क्या आ जाएगा, यदि हम cos थीटा लें, cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, बेस है h अपॉन हाइपोटेनस है r। तो यहाँ से cos थीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा, cos थीटा जो आ जाएगा h, सॉरी cos थीटा नहीं, h हमें निकालना था। तो h का जो वैल्यू आएगा, h इक्वल टू आ जाएगा r cos। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे h की जगह पर r cos थीटा, तो t इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई, और ये हो जाएगा r cos थीटा अपॉन g का रूट। तो यही टाइम पीरियड आएगा, इसका टाइम पीरियड यही आएगा जो हमसे पूछ रहा था, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन। ठीक है, टाइम पीरियड पूछ रहा था, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ इट्स रोटेशन। टाइम पीरियड जो आएगा वो आएगा फाइनली 2 पाई r cos थीटा अपॉन g के बराबर। हम उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन के लिए। तो अगला क्वेश्चन है पार्टिकल ऑफ मास m। एक पार्टिकल है जिसका मास m है, जैसा कि इस फिगर में दिखाया है। ड्रॉप फ्रॉम टॉप पॉइंट ऑफ हेमिस्फीयर, ये टॉप पॉइंट है, यहाँ से अपन ड्रॉप कर रहे हैं ना, यहाँ पहले आता है वेलोसिटी है ना, ड्रॉप फ्रॉम टॉप पॉइंट ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r, इसका रेडियस r है। ठीक,
फाइंड आउट हाइट फ्रॉम बॉटम, बॉटम से हमको हाइट बताना है, यहाँ फिगर में दिखाया है। एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, साथ साथ पार्टिकल का वेलोसिटी भी बताना है इस पॉइंट पर। व्हेन इट लीव द कांटेक्ट ऑफ सरफेस, जब यह सरफेस के कांटेक्ट को लीव करता है, मतलब यहाँ से सरफेस से बाहर हो जाता है। तो इस पॉइंट पर हमको हाइट बताना है, कितना हाइट पर यह जो है कांटेक्ट को लीव करेगा, कांटेक्ट को लॉस कर देगा। साथ ही साथ इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगा, ये दोनों हमको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए क्या करेंगे देखते हैं ना। तो टॉप पॉइंट है, इनिशियल वेलोसिटी होगा 0, ठीक है, पहले रेस्ट में रहा होगा। ये टॉप पॉइंट है, ठीक है ना, और हाइट इस पर। तो सबसे पहले तो इस पर वेट लगेगा mg, इस पर वेट लगेगा mg, ठीक है। और ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो mg का एक कंपोनेंट तो इधर आएगा, क्यों, mg जिस लाइन के साथ एंगल बनाएगा वो कॉस हो जाएगा। तो mg इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है तो हो जाएगा, ये जो लाइन है mg cos थीटा, mg cos थीटा। साथ ही साथ इसके परपेंडिकुलर लाइन कुछ ऐसे है, ये हो जाएगा mg sin थीटा, ठीक है। तो mg cos थीटा और mg sin थीटा ये आ गया। अब है तो mg cos थीटा और साथ ही साथ ये बॉडी है, तो इस पर कांटेक्ट फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर टू दी कांटेक्ट सरफेस, तो हो जाएगा n, कांटेक्ट सरफेस चल रहेगा, ये वीडियो में पढ़े होंगे न्यूटन्स लॉ। तो अब देखो हमारा जो है mg cos थीटा यह सेंटर की ओर है, इसका डायरेक्शन सेंटर की ओर, और सेंटर की ओर ही हमको क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एफ सी का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, mg cos थीटा माइनस n, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होना चाहिए mg cos थीटा के, तो इसके अपोजिट n लग रहा है, तो नेट फोर्स मैक्सिमम फोर्स माइनस मिनिमम फोर्स, मैक्सिमम हो गया mg cos थीटा और मिनिमम n, तो mg cos थीटा माइनस n। मैक्सिमम का मतलब हुआ कि जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स है, तो नेट फोर्स हमारा किधर है, सेंटर की ओर है। तो जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स आ रहा है ना, उस डायरेक्शन का फोर्स जो है वो मैक्सिमम होगा, तो एम जी कॉस थीटा एन से मैक्सिमम होगा। तो एफ सी को लिख सकते हैं एम बी स्क्वायर अपॉन आर, इसका रेडियस तो भाई आर दिया हुआ, ये आर क्वेश्चन में दिया हुआ, तो एम बी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू एम जी कॉस थीटा माइनस एफ। तो ये कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है लीव द कांटेक्ट ऑफ सरफेस, यानी जब कांटेक्ट लीव करता है तो यह जो कांटेक्ट सरफेस को जब लीव करेगा, ऐसे कर सकते हैं, यहाँ ये कांटेक्ट सरफेस जब इसको लीव करेगा तो एन का वैल्यू तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि बॉडी यदि कांटेक्ट में नहीं रहेगा तो उस केस में कांटेक्ट फोर्स जीरो हो जाता है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगा हो जाएगा एम बी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू एन तो जीरो हो जाएगा, तो हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, ठीक है, एम जी कॉस थीटा ये है। अगर हम देखें तो कॉस थीटा यहाँ निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, नेक्स्ट पेज में हम लोग बात करेंगे, इसको नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। ये एंगल थीटा है, ये हाइट है h, ठीक, और ये है r, देख लो इस सिचुएशन में ये जो हाइट है ये क्या है, ये ये तो हाइट यहाँ से यहाँ तक तो हाइट है h, ठीक है, ये है थीटा और ये हमारे पास रेडियस। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, ठीक है, कॉस थीटा यदि लिखना हो, कॉस थीटा
cos थीटा लिखना हो तो क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी h अपॉन r, तो h इक्वल टू हो जाएगा r cos थीटा। तो यहाँ हमने निकाला था mg cos थीटा, ठीक। तो इक्वेशन जो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एम बी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू, ठीक है ना, एम जी कॉस थीटा, एम जी और कॉस थीटा आया है एच अपॉन आर, तो हो जाएगा एम बी स्क्वायर अपॉन आर, तो भाई एम और एम कैंसल, आर और आर कैंसल, तो यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा जी एच, तो वी इक्वल टू आ जाएगा जी एच का रूट, ये आ जाएगा। तो ये तो इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ये जो कहानी आया है ये इस फिगर से आया है ना, इस फिगर से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट में फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या है देखो, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ये टॉप पर पहले पार्टिकल आता है, अब यहाँ आ गया, तो इस पॉइंट पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल रखेंगे और इस पॉइंट पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल रखेंगे। तो यहाँ इसको अपन रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट पर तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, बट रेफरेंस पॉइंट से टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, तो यहाँ तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, देखते हैं क्या होगा, है ना। तो अब जो हमारे पास आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप पॉइंट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट। अब इसका कुछ पॉइंट मान लेते हैं, एक तो टॉप पॉइंट हो गया, यहाँ पी मान लेते हैं, तो एट पॉइंट पी हम लोग कर लेंगे, एट पॉइंट पी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तो पहले फर्स्ट केस के लिए जीरो, कैसे देखो, यहाँ क्या है टॉप मोस्ट पॉइंट पर, टॉप मोस्ट पॉइंट पर तो इनिशियली रेस्ट में आता है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, बट पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट से आर हाइट पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो होगा, और वो होगा एम जी आर इक्वल टू, यहाँ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर पी पॉइंट पर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा एम जी एच। कैसे देखो, यहाँ जो है इस भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर, और रेफरेंस पॉइंट से एच हाइट हाइट पर है, रेफरेंस पॉइंट से एच हाइट पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा एम जी एच, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा एम जी एच। तो अगर हम देखें तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो एम जी आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर प्लस टू एम जी एच, और यहाँ टू से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इसको हमने एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। तो अब हमारे पास जो आएगा, एम तो सभी में है भाई, एम इसमें भी इसमें भी, तो कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा टू जी आर माइनस टू जी एच। तो भाई ऐसा है, इसमें क्या कॉमन है, टू जी कॉमन है, टू जी कॉमन ले लो, तो आर माइनस एच, तो यही आएगा वी स्क्वायर का वैल्यू। और इधर अगर हम देखें तो यहाँ भी वी स्क्वायर का वैल्यू क्या है जी एच, इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, ऐसा कुछ। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में क्या देखो, फर्स्ट इक्वेशन में है वी स्क्वायर इक्वल टू जी एच, तो वी स्क्वायर की जगह पे जी एच रख लो भाई, इक्वल टू टू जी आर माइनस एच का रूट, वी स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, सॉरी यहाँ वी होगा, वी का वैल्यू है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो वी स्क्वायर, ये तो वी का वैल्यू है रूट, और यहाँ हमको क्या रखना होगा, वी स्क्वायर वाला ये इक्वेशन है, इसमें रखना होगा, ठीक है ना, ये इक्वेशन है, तो इसमें रखना होगा, तो ये रूट नहीं रहेगा भाई, ये रूट नहीं रहेगा, बाकी ठीक है। देखो वी स्क्वायर इक्वल टू टू जी कॉमन ले लिया, आर माइनस एच,
और 20 कर देगा जी एच। तो देखो जी और जी तो भाई कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा एच इजकल टू आर माइनस एच, यहाँ टू टू एच ना, ऐसे टू से मल्टीप्लाई। तो एच का वैल्यू हमको टू एच को इधर लाओ, तो एच प्लस टू एच इजकल टू टू आर। तो एच का वैल्यू आ जाएगा 2/3 इंटू आर। तो पहला क्वेश्चन में पूछ रहा था कि कितना हाइट रहना चाहिए जिससे कि ये कॉन्टेक्ट को लीव कर देगा, तो इसका वैल्यू 2/3 आर होना चाहिए। अब हम ऐसा करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं एच का वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन से वी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा जी इंटू एच। तो जी और एच का वैल्यू यहाँ निकाला अपन ने 2/3 आर, है ना। तो यहाँ से v का वैल्यू आएगा 2 GR/3 का रूट, यही आ जाएगा 2 GR/3 का रूट। तो यही हमसे पूछ रहा था कि h का वैल्यू बताइए, साथ साथ v का वैल्यू बताइए जब एक कॉन्टेक्ट को लीव करता है। हमें उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। तो बाय द वे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, तो देखो क्वेश्चन हमारे पास, पार्टिकल ऑफ मास m, या कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, रोटेट इन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है, जैसा कि ये ब्लैक कलर का दिख रहा होगा जिसमें इसी पाथ में ये रोटेट कर रहा है। फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ इट्स रोटेशन, तो इसका टाइम पीरियड बताइए, रोटेशन का टाइम पीरियड बताइए। एक कोण है और ये जो यहाँ एंगल जो बनाता है थीटा। अब इसको हम लोग कैसे करते हैं, देखो बहुत सिंपल है। हम इसका सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो भाई ऐसा है कि ये जो लाइन है ये क्या है बताओ, ये तो वेट लगेगा एम जी, ठीक है ना, एम जी वेट लगेगा डाउनवर्ड। और ये थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा थीटा, और इस पर एक नॉर्मल लगेगा ऐसे कुछ परपेंडिकुलर टू दी कॉन्टेक्ट सरफेस, नॉर्मल एन लगेगा, ठीक है ना, नॉर्मल एन। ये थीटा है और ये लाइन जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर, ऐसे ऐसे थोड़ा ड्रॉ करके दे, ये है नॉर्मल, ठीक है ना, ये है एंगल थीटा। तो इस लाइन के बीच हम थोड़ा दूसरे कलर से इसको देख लेते हैं। देखो इस लाइन के बीच और इस लाइन के बीच एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री, ठीक है ना। ए लाइन और ले 90 डिग्री और ए है थीटा, तो ए एंगल निकल जाएगा, क्या आ जाएगा, ये टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ जो एंगल बनेगा, ठीक है ना, यहाँ जो एंगल बनेगा यह बनेगा ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये एंगल। तो एन इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है तो ये तो हो जाएगा कॉस कंपोनेंट, हो जाएगा एन कॉस 90 माइनस थीटा। तो एन कॉस 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा, तो हो जाएगा एन साइन थीटा। ये तो हो गया एन साइन थीटा। साथ ही साथ यहाँ इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनेगा जिसका वैल्यू आएगा एन साइन 90 माइनस थीटा, एन साइन 90 माइनस थीटा। एन का एक कंपोनेंट एन कॉस थीटा और एन का दूसरा कंपोनेंट एन साइन थीटा, बट थीटा की जगह पर यहाँ 90 माइनस थीटा है तो 90 माइनस थीटा रखेंगे। तो ये जो रिजल्ट आ जाएगा यह जाएगा एन, और साइन 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा, ठीक है, हो जाएगा एन कॉस थीटा। तो एन कॉस थीटा किधर है, यह सेंटर की ओर लग रहा है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो एफ सी इक्वल टू हो जाएगा एन कॉस थीटा, ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरह से एफ सी क्या लिख सकते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर, और इसका रेडियस कुछ मान लेते हैं हम आर मान लेते हैं, इसका रेडियस क्या मान लेते हैं आर। तो एम एम स्क्वायर आर इक्वल टू एन कॉस थीटा। अब इसको फर्स्ट मानते हैं, ठीक है ना। ये आ गया, ठीक है। उसी तरह एम जी किसके इक्वल होगा एन साइन थीटा के, तो एम जी इक्वल टू हो जाएगा एन साइन थीटा,
इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट बाई सेकंड करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट बाई सेकंड करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, एन कॉस थीटा, और सेकंड क्या है, एन साइन थीटा इज इक्वल टू एन कॉस थीटा को लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन एम जी। एम और एम तो कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस अपॉन साइन को लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी। तो हम चाहें तो यहाँ से ओमेगा निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा जी से मल्टीप्लाई कर लो, तो जी कॉट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। तो ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा जी अपॉन आर कॉट थीटा का रूट, ये आ जाएगा ओमेगा का वैल्यू आ। जब ये वैल्यू हमको ओमेगा का पता हो गया, तो हम कॉट थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, इसको देखते हैं। हमारा क्या है, ये हमें पता है, ठीक है ना, ये क्या पता है, तो इसका आर पता है, ये वाले फिगर बोल रहे हैं। ये तो आर है, ये एच है, और ये एंगल थीटा, टेन थीटा यदि हम ले परपेंडिकुलर अपॉन बेस आर अपॉन एच, तो आर का वैल्यू आ जाएगा एच टेन थीटा। तो हमारा इक्वेशन क्या था, डब्ल्यू इजकल टू जी अपॉन आर कॉट थीटा, जी अपॉन आर कॉट थीटा का रूट, है ना। तो जी अपॉन आर का वैल्यू यहाँ से रख लो एच टेन थीटा, एच टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का, तो हो जाएगा भाई जी अपॉन एच तो होगा ही होगा, और वन अपॉन टेन थीटा यहाँ बच गया, तो वन अपॉन टेन थीटा को लिख सकते हैं कॉट थीटा, और एक कॉट थीटा तो पहले से था ही हमारे पास, तो कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा जी अपॉन एच, और दो कॉट थीटा है तो एक तो बाहर हो जाएगा रूट से, तो यहाँ से हो जाएगा जी अपॉन एच कॉट थीटा ओमेगा, और ओमेगा पता हो गया तो टाइम निकल जाएगा, टू पाई बाई ओमेगा, है ना, टू पाई बाई ओमेगा। तो ये जो हमारे पास आ जाएगा टू पाई, ओमेगा का वैल्यू आया जी अपॉन एच कॉट थीटा कॉट। तो इसको अगर हम देखें तो एच तो ऊपर चला जाएगा, तो टू पाई एच अपॉन जी का रूट इंटू कॉट थीटा, तो ये टाइम पीरियड आएगा टू पाई एच अपॉन जी इंटू कॉट थीटा। जो हमसे पूछ रहा था कि टाइम पीरियड बताइए रोटेशन का, तो रोटेशन का टाइम पीरियड है। हमें उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। तो देखो यहाँ एक कंटेनर है, और कंटेनर क्या एक किस तरह का, हमारे पास रेक्टेंगल, रेक्टेंगल जिसका लेंथ है एल, और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड से फिलअप है ना। अभी क्या होता है कि इस एक्सिस के अलॉन्ग, जैसा फिगर में दिखा है, इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करता है, जैसे ये हमारे पास, और ये मान लो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है जिसमें लिक्विड है, ये कुछ ऐसे रोटेट करता है, ये कुछ ऐसे रोटेट करता है, ऐसे रोटेट करता है, ऐसे ना, ऐसे रोटेट। इस केस में हमको निकालना है कि फोर्स इस पर कितना लगेगा। क्या करते हैं,
हमारे पास यहां से एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं। स्मॉल एलिमेंट जो हम लोग बोलते हैं एक्स डिस्टेंस पर, क्या लेते हैं, एक्स डिस्टेंस और डी एक्स। एक्स डिस्टेंस पर स्मॉल एलिमेंट हमने डी एक्स ले लिया। डी एक्स ले लिया, इसका कुछ मास होगा, इसका मास है डी एम। मास हो जाएगा एम अपॉन एल इंटू डी एक्स। स्मॉल मास हो जाएगा एम बाई एल इंटू डी एक्स। ठीक है, कैसे होगा देखो, क्या लिख लेते हैं, एल लेंथ पर टोटल मास एम, तो यूनिट लेंथ पर कितना हो जाएगा एम बाई एल, तो डी एक्स लेंथ पर कितना होगा एम बाई एल इंटू डी एक्स, और यही स्मॉल एलिमेंट का मास होगा। तो यहाँ जो फोर्स होगा यह स्मॉल ही होगा क्योंकि एलिमेंट स्मॉल है। तो एम ओमेगा स्क्वायर इंटू यहाँ से यहाँ तक का एक्स है तो हो जाएगा एक्स। ठीक, तो यहाँ हम लोग स्मॉल एलिमेंट लिए हुए हैं तो इसका मास भी स्मॉल होगा, तो हमने डीएम ले लिया। एम की जगह हमने मास लिया डीएम। ठीक है, अब डीएम का वैल्यू हमें पता है कितना, एम बाई एल इंटू डी एक्स इंटू एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो डी एफ का वैल्यू। अब ऐसा करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमारा नेट रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। तो इंटीग्रेट करने का मतलब ये हुआ कि एफ को लिख सकते हैं डी एफ का इंटीग्रेशन, और डी एफ का वैल्यू है एम अपॉन एल एक्स डी एक्स ओमेगा स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक, 0 टू एल तक, है ना, 0 टू एल। तो अब जो हमारे पास आएगा एम बाई एल इंटू ओमेगा स्क्वायर, एम बाई एल इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 टू एल। तो वही हो जाएगा एम बाई एल ओमेगा स्क्वायर, और इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू एल, है ना। तो हो जाएगा एम बाई एल और एल स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर, एल और एल तो कैंसिल हो जाएगा इंटू एल बाई 2, यही आएगा फोर्स का वैल्यू। ठीक है भाई, यही फोर्स आ जाएगा। यही हमसे पूछ रहा था। सेकंड मेथड में देखो, सेकंड मेथड कैसे इसको कर सकते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास है और इस तरह का सिचुएशन है। ठीक है, अब यहाँ हम मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास रेक्टेंगल है और वन एंड से पास करता है, तो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा एल बाई 2 पर। ठीक है, एल बाई 2 पर सेंटर ऑफ मास हमें पता। तो अब हमारे पास जो फोर्स आता है एम ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस, रेडियस यहाँ क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर लिखते हैं ना, तो यहाँ रेडियस हो जाएगा एल बाई 2, डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं फोर्स का वैल्यू आएगा। ऐसा कैसे आया, ठीक है। तो ये देखो, हमें मानना है कि यदि ये रोटेट कर रहा है, ये पूरा जिसमें जिसमें लिक्विड रखा हुआ है रोटेट कर रहा है, तो ये पूरे को एक पॉइंट मास मान लीजिए, जहां इसका सेंटर ऑफ मास रहता है वहां पॉइंट मास मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि अभी पॉइंट मास इसके अलाउंग रोटेट कर रहा है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आई इंटू रेडियस। तो रेडियस हमको कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, सेंटर पर है तो एल बाई 2, रेडियस एल बाई 2, तो डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं इससे, या फिर जो मैंने पहले वाला बताया वो भी मेथड आप यूज कर सकते हो, जो आपको इजी लगे आप यूज करना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो देखो, अब हम लोग जो बात करने वाले हैं टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन के बारे में बात करेंगे ना। टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन में पहला है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा
कि पार्टिकल का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम रहेगा। देख रहे हो, फर्स्ट कुछ पॉइंट्स जो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट में है एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा, यानी कि यहाँ जो एंगुलर वेलोसिटी होगा किसी पॉइंट पर, यहाँ यहाँ यहाँ, जैसे सर्कल में मूव करते जाओगे एंगुलर वेलोसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा एंगुलर वेलोसिटी में। तो पहला पॉइंट तुमको ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ यदि लीनियर वेलोसिटी v1 है, यहाँ v2 है, इस पॉइंट पर v3 है, इस पॉइंट पर v4 है, ठीक है ना, या फिर v5 भी हम लोग किसी पॉइंट पर ले सकते हैं, v6 भी ले सकते हैं, इस सभी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। यानी यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड है तो यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा, यानी हर जगह 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा इसका लीनियर वेलोसिटी, इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, हमने यहाँ लिख दिया। अब एंगुलर एक्सीलरेशन की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि एंगुलर एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है डी ओमेगा, कांस्टेंट है, ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा, यानी एंगुलर एक्सीलरेशन भी इसका जीरो आएगा। अब हम जानते हैं कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या आएगा इसका। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हम जानते हैं दो एक्सीलरेशन होता है, एक जो होता है जो टेंजेंट की ओर होता है इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और एक जो होता है सेंटर की ओर होता है इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो आएगा वह होगा अल्फा अपॉन आर, अल्फा का वैल्यू जीरो, तो जीरो अपॉन आर, ये जीरो आ जाएगा, यानी टेंजेंशियल में भी कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा, और एक्सीलरेशन नहीं होगा तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, इसीलिए v1 v2 v3 v4 सेम रहता है। एफ टी इजिकल टू आएगा टेंजेंशियल फोर्स, यानी एक्सेलेरेशन इधर है तो अगर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो फोर्स आ जाएगा, मास इंटू एक्सेलेरेशन फोर्स। एफ टी लिखना हो तो एम इंटू ए टी, तो एम इंटू ए टी जीरो, तो हमारे पास फोर्स जो आ जाएगा जीरो, यानी इसका मतलब स्पीड चेंज इसका नहीं होता है, मैंने लिखा भी मीन्स स्पीड सेम, यानी टेंजेंशियल फोर्स यहाँ जीरो होता है। चलो नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं। अब देखो, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो नहीं होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ कुछ ना कुछ एक्ट करेगा, और जब सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी होगा, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जीरो नहीं होता है, कुछ ना कुछ इसका वैल्यू होता है। तो नेट एक्सीलरेशन लिखना हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए तो जीरो हो जाएगा, ए स्क्वायर, स्क्वायर का रूट क्या आएगा, ए सी, यानी नेट एक्सीलरेशन जो आएगा इसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के इक्वल होगा। उसी तरह नेट फोर्स जो आएगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। वर्क डन जो हो जाएगा या जीरो होता है, नेट वर्क डन इसके द्वारा जीरो होता है, तो वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वर्क डन जीरो हो गया तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होने का मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी इसका सेम होता है। पावर को लिखते हैं फोर्स इंटू वेलोसिटी, और जब फोर्स जीरो है तो पावर भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। चलो कुछ और रिजल्ट्स हैं जो हमको ध्यान देना हो। तो अगर हमने कहा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यदि हमको डिस्टेंस चाहिए होगा तो डिस्टेंस का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, थीटा इंटू आर। डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा तो 2r साइन थीटा बाई 2 होगा। अगर चेंज इन वेलोसिटी चाहिए होगा तो 2v साइन थीटा बाई 2 होगा। v एवरेज चाहिए होगा तो v साइन थीटा अपॉन थीटा बाई 2, v साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2 एवरेज आएगा। उसी तरह फोर्स एवरेज निकालना हो तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2। उसी तरह एक्सीलरेशन एवरेज निकालना हो तो वी, एक्सीलरेशन निकालना है तो क्या करेंगे, फोर्स में मास से डिवाइड कर दो, तो ये जो हमारा फोर्स का इक्वेशन आया है इसमें मास से डिवाइड कर देंगे तो एम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2। तो इस तरह से कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हमको ध्यान रखना होगा। हम उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आया हो। ये सारे रिजल्ट फ्रिक्वेंटली याद ही रखना है ना। तो सेकंड पार्ट में है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। फर्स्ट में था यूनिफॉर्म, सेकंड बी पार्ट में हम कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म यदि पता है तो नॉन यूनिफॉर्म अपने आप याद हो जाएगा। इसके नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म के जस्ट अपोजिट होता है। जैसे यूनिफॉर्म में क्या था देख लो, यूनिफॉर्म में क्या था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा सेम था, v1 v2 v3 v4 सेम था, जबकि नॉन यूनिफॉर्म में चेंज हो जाएगा,
v1 v2 v3 इक्वल नहीं होगा, ए भी चेंज होगा, ठीक है, चेंजेस। साथ ही साथ अल्फा जो है यहाँ होता है, अल्फा इजकल टू होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी, और ओमेगा चेंज होगा तो डिफरेंशिएशन जीरो नहीं आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन तभी जीरो कर लिखते हैं जब ओमेगा कांस्टेंट हो, बट यहाँ ओमेगा तो चेंज हो रहा है, इसलिए अल्फा जीरो नहीं होगा। उसी तरह जब अल्फा जीरो नहीं हुआ तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी जीरो नहीं होगा, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, और जब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा तो टेंजेंशियल फोर्स भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखो, सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा, साथ ही साथ सेंट्रिपिटल फोर्स भी जीरो नहीं होगा। अब नेट लिखना हो तो देखो, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन टेंजेंट का लॉन्ग लगता है, और सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन सेंटर की ओर लगता है, तो टेंजेंट और ए है नॉर्मल, ये दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो हम फार्मूला से लिख सकते हैं क्या, देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट, ये देता है फार्मूला, दो वेक्टर का सम का। तो यहाँ वेक्टर है ए सी, तो लिख लिए भाई ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर प्लस 2ac कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 जीरो, ए टर्म तो जीरो हो जाएगा ना, तो हमारे पास बचे क्या, ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, तो यही लिखे हैं नेट एक्सीलरेशन ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। उसी तरह फोर्स भी नेट आएगा, वो आएगा एफ सी स्क्वायर प्लस एफ टी स्क्वायर। अब यहाँ देखो, यदि पार्टिकल का वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी हो जाए, देख रहे हो ना, लीनियर वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हो जाए, तो स्पीड इसका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और यहाँ देखो, यहाँ जो वेलोसिटी है और जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है अपोजिट है, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इसके वेलोसिटी क्या करेगा, घटाएगा, या स्पीड डिक्रीज करेगा। वर्क डन सेंट्रिपिटल फोर्स के द्वारा तो जीरो होगा, बट नेट वर्क डन जीरो नहीं होगा। उसी तरह नेट काइनेटिक एनर्जी भी जीरो नहीं होगा, यहाँ काइनेटिक एनर्जी चेंज होता रहेगा, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ जीरो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज होते रहता है। पावर भी यहाँ जीरो नहीं होगा, पावर इक्वल टू होता है एफ टी इंटू वी, यानी टेंजेंशियल फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो टेंजेंशियल फोर्स भी होगा और वेलोसिटी भी होगा। इस केस में यहाँ जो है पावर जीरो के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो हमें जहाँ तक लगता है कि ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम पूरी तरह समझ चुके हैं। इस पर क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।